अधूरी परछाई, भाग 3, गहराता जाल। बीरजू की पहेलियों भरी बातें और जंगल में अनुभव की गई रहस्यमयी हलचलें आदित्य के मन में और भी गहरे सवाल पैदा कर चुकी थीं। अब उसे यकीन हो गया था कि माया के गायब होने के पीछे एक बड़ी और भयावह सच्चाई छिपी है। उसने माया की डायरी को एक बार फिर खंगाला, इस बार और भी ध्यान से। हर शब्द, हर रेखा में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की। अचानक उसकी नज़र एक बार बार दोहराए गए प्रतीक पर पड़ी, एक विकृत सर्पिल जो जंगल में पाई जाने वाली कुछ प्राचीन काई मॉस के पैटर्न जैसा था। ये काई केवल जंगल के कुछ खास दुर्गम हिस्सों में ही उगती थी। आदित्य को लगा यही वो सुराग है जो उसे माया तक ले जाएगा। इस नए सुराग के साथ आदित्य ने देवदार के जंगल के एक कम खोजे गए निषिद्ध हिस्से की ओर रुख किया। ये वो इलाका था जिसके बारे में स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि यहाँ अपशकुन होते हैं और कोई अच्छी आत्मा नहीं रहती। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, जंगल और भी डरावना होता गया और खामोशी इतनी गहरी हो गई कि अपने ही कदमों की आहट भी भयानक लगने लगी। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं, सूरज की रोशनी पूरी तरह से रुक गई थी और हर तरफ एक अजीब सी घुटन भरी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक वो एक छोटी एकांत जगह पर रुका। यहाँ एक अस्थायी कैंपसाइट था जो हाल ही में छोड़ दिया गया लग रहा था। जमीन पर कुछ राख और अधजली लकड़ियां थीं जो हाल ही में बुझाई गई आग की गवाही दे रही थीं। कुछ बिखरी हुई चीजें भी थीं। कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा जो माया के बैग का लग रहा था और एक सपाट चट्टान पर एक कच्ची, परेशान करने वाली ड्राइंग, एक मानव आकृति जिसे एक घूमती हुई परछाई निगल रही थी। ये ड्राइंग माया की अधूरी पेंटिंग में बनी परछाई से अजीब तरह से मिलती जुलती थी और आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। अभी वो इन चीजों को देख ही रहा था कि उसे एक धीमी, दूर से आती फुसफुसाहट सुनाई दी। एक उदास धुन जो हवा में तैरती हुई लग रही थी। ये धुन अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही थी, लगभग किसी लोरी जैसी। आदित्य हालांकि थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने उस आवाज का पीछा किया। धुन उसे जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले गई, जहां घनी बेलों से ढका एक छिपा हुआ गुफा का प्रवेश द्वार था। ये इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था कि पास से गुजरने वाला भी इसे आसानी से देख नहीं पाता। आदित्य गुफा के अंदर घुस गया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी और मिट्टी की एक तेज, अजीब सी गंध आ रही थी। उसे वहां माया की और भी कला सामग्री मिली, बिखरी हुई और अस्त व्यस्त। एक छोटी हस्तनिर्मित गुड़िया भी पड़ी थी जिसकी आंखें सिल दी गई थीं, जो पानी के एक छोटे से कुंड के पास पड़ी थी। इस गुड़िया को देखकर आदित्य के मन में एक गहरा अनजाना डर समा गया। उसे वहां एक छोटी, हाथ से तराशी हुई लकड़ी की बांसुरी भी मिली, ठीक वैसी ही जिसके बारे में बीरजू के बारे में कहा जाता था कि वो उसे बजाता था। इसी बीच इंस्पेक्टर रवि पर आला अधिकारियों का दबाव बढ़ रहा था। आदित्य की लगातार पूछताछ और नैनीताल के गायब होने के मामलों में बढ़ती दिलचस्पी ने उन्हें असहज कर दिया था। अनिच्छा से ही सही, उन्होंने एक जूनियर अधिकारी सिपाही रमेश को आदित्य की मदद करने के लिए नियुक्त किया, जिसका असल मकसद आदित्य पर नजर रखना था। लेकिन रमेश, जो खुद इन गुमशुदगियों से परेशान था और आदित्य की लगन की गुप्त रूप से प्रशंसा करता था, उसने धीरे धीरे आदित्य को स्थानीय गपशप और पुरानी पुलिस रिपोर्टों से मिली जानकारी देना शुरू कर दिया। रमेश ने बताया कि दशकों पहले भी इसी क्षेत्र में इसी तरह की कई गुमशुदगियां हुई थीं और उन सभी का संबंध देवदार के जंगल से था। यह बात आदित्य के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इस रहस्य को एक नए और भयावह स्तर पर ले जा रही थी। अब आदित्य को यकीन हो गया था कि वो किसी गहरी और पुरानी साजिश के करीब पहुंच रहा है।